हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मजबूती के साथ लगे होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है आप सभी के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 के पेपर के बारे में, यानी जो आपका एग्जाम हुआ था 2018 में और आपके प्रथम प्रश्न पत्र में जो 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। जरूर कवर करिएगा आप लोग, बहुत ही लाभ होगा। अब हम बताएं आपको लाभ क्या होने वाला है इस वीडियो का आप सभी की तैयारी में। तो देखिए, यहां से जो क्वेश्चंस हमने कवर किया है ये पिछले साल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, यानी सरल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारियां आपको ये क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। अब अगले टॉपिक की चर्चा करें, इसके और क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, जितने भी हम आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र करवा रहे हैं, यहां से आपको 10 क्वेश्चन मान के चलिएगा आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं, तो जरूर कवर करिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मजबूती के साथ लगे हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। यहां से आप सभी का बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि हम आपको अच्छा सा अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास जारी रख रहे हैं। तो आप लोग अगर जुड़ेंगे और आप लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहेगा, तो हम आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास जारी रखेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों, यहां से आप सभी का बहुत ही लाभ होने वाला है। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीके सेगमेंट का आज हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज हमने इसमें 50 प्रश्नों को लिया है जो 2018 में आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, फटाफट बताइएगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, जापान को, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न दोस्तों है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आप सभी को पता होगा, बताइएगा आप लोग। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बताइएगा 5 अक्टूबर को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ही अलग चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। विश्व में जो मनाया जाता है शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने लूसेंट अच्छे से कवर कर लिया है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया है कि आप एक सब्जेक्टिव लूसेंट आती है, एक ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है। अगर आपने ये 2 बुकें कवर कर ली हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है जीके सेगमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा फटाफट आप लोग, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है जब, ऑप्शन ए दिया है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दिया है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब होती है, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीटीई का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, फटाफट बताइएगा, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है?
बताइएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ध्यान रखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा फटाफट। तो 24 तीर्थंकर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लूसेंट दोस्तों अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं बार बार आपको कहता हूं, तो अच्छे से पढ़ डालिए, रट डालिए, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आप तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है, बताइएगा आप लोग, मार्बल में, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? बताइएगा आप लोग, फटाफट बताइएगा, कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह जो आपका लूसेंट के भारतीय संविधान टॉपिक से क्वेश्चन है, तो ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर जुड़े, यहां से आप सभी का बहुत ही लाभ होने वाला है। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? बताइएगा आप लोग, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, कथा साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा खंभा, यानी चतुर्थ स्तंभ इसको भी कह सकते हैं, चौथा खंभा यहां पर लिखा है, आप इसको चतुर्थ स्तंभ भी कह सकते हैं। संप्रत्यय संदर्भित करता है, यानी लोकतंत्र का जो है चतुर्थ स्तंभ क्या होता है? प्रेस यानी मीडिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, यह भी कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। दोस्तों हमने जितने पिछले साल के प्रश्न पत्रों को आप सभी के समक्ष हल करवा रहे हैं, जरूर कवर कर लीजिएगा, यहां से आप सभी के 10 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं, बताइएगा आप लोग, यह जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली की जो है एक गायिका हैं, शोभना गुरटू, ठीक है। बताइएगा आप लोग, ये किसकी प्रवर्तक हैं? ठुमरी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यह जो है ठुमरी एक गायन शैली होती है, तो याद रखिएगा, ठुमरी जो है, ठीक है। 15वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ठुमरी, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? बताइएगा आप लोग, फटाफट बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, ठीक है। चलिए बताइए, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही होगा, बुध एवं शुक्र को, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेटिनॉल का सामान्य नाम है, बताइएगा आप लोग, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या होता है? विटामिन ए, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, बताइएगा आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, भारत और श्रीलंका को, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, वो कौन कौन से देश हैं? एक भारत होगा और एक श्रीलंका, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद से है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग
के विशेषाधिकार निहित हैं? बताइएगा, फटाफट बताइएगा। तो 324, अनुच्छेद 324 में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोंगल कहाँ का त्योहार है? बताइए आप लोग, ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? यह जो है उस समय का, यानी 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था, करंट से यह क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जापान की संसद का नाम है? बताइएगा आप लोग, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो डाइट कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओमान की राजधानी कहाँ है? बताइएगा, ओमान की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा। तो ओमान की राजधानी जो है मस्कट है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहू डॉट 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 का मुख्य त्योहार है? तो असम का मुख्य त्योहार है बिहू। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट 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 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो बताइएगा आप लोग, मौलिक कर्तव्य भारत के कौन से अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 51A में, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? बताइएगा, स्कर्वी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? बताइएगा आप लोग, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2016 से 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं बचपन बचाओ आंदोलन से? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? बताइएगा आप लोग, तो सुरेश प्रभु ने, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डॉट 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 के राज्यपाल थे? बताइएगा आप लोग, किस राज्य के राज्यपाल थे? ठीक है, बताइएगा, बिहार के। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? बताइएगा आप लोग, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरा ओलंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? मरियप्पन थंगावेलु, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह, ये उस समय का जो है दोस्तों, यानी 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उस समय का यह करंट इश्यूज का क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यह क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं, नहीं तो आपको बता ही देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि उस समय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, डॉट 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 को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? तो भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ जो है माना जाता है भारत में ऋग्वेद को, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया है डॉट 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 को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो एम एस स्वामीनाथन को ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं, बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन दोस्तों उस समय के यानी 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उस समय का करंट इश्यूज का क्वेश्चन है, यानी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कनाडा के, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए दिया है जूलियस सीजर, ऑप्शन बी दिया है हैमलेट, ऑप्शन सी दिया है आर्म्स एंड द मैन, ऑप्शन डी दिया है एज यू लाइक इट। बताइएगा आप लोग 38वें नंबर का कौन सा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, विलियम शेक्सपियर द्वारा यह जो है नहीं लिखा गया है, यह नाटक जो है आर्म्स एंड द मैन नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, बताइएगा आप लोग। तो नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये उस समय का दोस्तों करंट का क्वेश्चन रहा है, तो आप लोग बताइएगा। तो जापान में उस समय जो है, ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आपको स्किप करना है, इस क्वेश्चन को नहीं देखना है। हाँ, आपको इससे एक समझ लेनी है जरूर कि आपको करंट अफेयर पे भी फोकस करना है, करंट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पर एक कॉलम में बीमारी दिया है और एक कॉलम में जो है कारण दिया है, यानी किसकी कमी से जो है, किसके कारण जो है ये रोग होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रिंग वर्म जो होता है यह फंजाई के कारण होता है। ठीक है, रिंग वर्म जो होता है फंजाई के कारण होता है, यानी ए जो है तीसरे से मिलान होगा। और जो है मलेरिया, अब मलेरिया की बात करें, यानी बी जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, बी जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, रिंग वर्म जो है फंजाई के कारण होगा। एक सेकंड, रिंग वर्म जो है आपका फंजाई के कारण होगा, यह आपका फंजाई हो गया, और मलेरिया जो आपका हो गया प्रोटोजोआ हो गया। अब इसमें देखिए कॉलरा दिया है, कॉलरा आपका जो है ध्यान दीजिएगा बैक्टीरिया, ठीक है, यह बैक्टीरिया से होता है। एनीमिया आपका जो है ध्यान दीजिएगा लौह यानी आयरन की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, तो आपका यही सही आंसर होगा, मिलान जो है आपका यही सही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 3 1 2 4। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। आप सभी को पता होगा, अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, तो लॉर्ड डलहौजी यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, यह कंप्यूटर सेगमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। बताइएगा आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसी की, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आप सभी को पता होगा, महमूद गजनवी ने जो 17 बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो कपिल को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है,
एक सेकंड, अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर का क्वेश्चन हमारा रहेगा। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, बताइएगा आप लोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेरोजी ने इस पुस्तक को लिखी है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, बताइएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मदर पुस्तक किसने लिखी, बताइए आप लोग, फटाफट बताइए, मदर पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए दिया है बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी दिया है ऑस्कर वाइल्डे ने, ऑप्शन सी दिया है टीएस इलियट ने, ऑप्शन डी दिया है मैक्सिक गोर्गी ने। बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मैक्सिक गोर्गी ने, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया। आप सभी को पता होगा 1 जुलाई 2017 को, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाइए। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मेहनत के साथ लगे हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ से भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।